नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आई, यानी स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस धूलिया ने 5 फरवरी को दिए गए कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आने के बाद अब इस मामले को सीजेआई की बेंच के सामने भेजा गया है। सीजेआई यूयू ललित इस मामले में एक नई बेंच का गठन करेंगे। इस बेंच में 3 या इससे ज़्यादा जज हो सकते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इस बारे में मेरे 11 सवाल हैं और सीजेआई को बड़ी बेंच का गठन करते समय इन सभी 11 सवालों पर विचार करना होगा और इसके बाद ही बेंच के गठन के मामले में फैसला करना होगा। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है और इस विवाद को सुलझाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ज़रूरी धार्मिक प्रथा वाला मुद्दा चुनना गलत था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत ये पसंद का मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने के बाद 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कहा गया है कि उनको इसके बाद धमकियां मिल रही थी। बता दें, इलियासी ने 22 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। वहीं इलियासी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं भारत सरकार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जम्मू के प्रशासन ने बुधवार रात को अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे हैं वे जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकते हैं और उनको जरूरी सत्यापन के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया था। इस आदेश का नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने पुरजोर विरोध किया था, जबकि बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। बता दें, जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जो लोग जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकते हैं। आदेश में कहा गया था कि जम्मू जिले के सभी तहसीलदार यहां 1 साल से अधिक समय से रह रहे व्यक्तियों को जरूरी सत्यापन करने के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करें। उपायुक्त की ओर से बताया गया था कि पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का 1 साल पुराना कोई भी बिल, आधार कार्ड, किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, घर की बिक्री के किसी पंजीकृत दस्तावेज आदि को निवास प्रमाण पत्र के रूप में तहसीलदार को दिखाया जा सकता है। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट सीट को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ऋतुजा लटके को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। ऋतुजा लटके इस सीट से 2 बार विधायक रहे रमेश लटके की पत्नी हैं। रमेश लटके यहां से पार्षद भी रहे थे। रमेश लटके का कुछ महीने पहले निधन हो गया था। ऋतुजा लटके ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए बीएमसी में अपनी नौकरी से 3 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीएमसी की ओर से अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। ऋतुजा लटके बीएमसी में असिस्टेंट क्लर्क के पद पर हैं। बीएमसी के द्वारा इस्तीफा स्वीकार न करने के कारण ऋतुजा लटके इस मामले में हाईकोर्ट चली गई हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि बीएमसी दबाव में है और इसलिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। बता दें, इस सीट पर नामांकन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है और 3 नवंबर को मतदान होना है। साफ है कि नामांकन के लिए अब कल का ही दिन बचा हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बुधवार शाम को बीजेपी नेता की पत्नी की मौत के बाद बवाल हो गया। ये मामला ये है कि काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में उत्तर प्रदेश की ठाकुरद्वारा पुलिस सादी वर्दी में खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली थी कि 50,000 का इनामी बदमाश जफर जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता गुरताज भुल्लर के घर छुपा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब आरोपी की तलाश शुरू की तो इस दौरान उसका गुरताज भुल्लर के समर्थकों के साथ विवाद हो गया और ये इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। दैनिक जागरण के मुताबिक इसी दौरान एक गोली गुरताज की पत्नी गुरप्रीत कौर को लग गई। गुरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुरताज भुल्लर ने अपने समर्थकों के साथ जबरदस्त जाम लगा दिया और ये कई घंटों तक चला। बीजेपी नेता भुल्लर का कहना है वो अपनी पत्नी की मौत के मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं और इस मामले में कोई बड़ी साजिश की गई है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने दैनिक जागरण को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबिश के संबंध में स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लिया था।
मृतका के पति की ओर से दी गई तहरीर के बाद उत्तर प्रदेश की ठाकुरद्वारा पुलिस के 10 से 12 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले में एक पुजारी ने दलित व्यक्तियों को मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दलित लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो पुजारी ने उसको मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा। यह घटना तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक के मुलकटम्मा मंदिर में हुई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस घटना के एक वीडियो में मंदिर का युवा पुजारी दलित भक्तों को मंदिर से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। वीडियो में दलित भक्तों को नारियल और फूलों के साथ भी दिखाया गया है जो वो मंदिर में चढ़ाने के लिए लाए थे। बता दें, इस महीने की शुरुआत में प्रदेश के कोलार जिले के बांगरपेट में एक मंदिर में पूजा करने के लिए एक दलित व्यक्ति को एक प्रमुख जाति के सदस्यों ने पीटा भी था। भारत ने फिर से यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़े उस निंदा प्रस्ताव से खुद को दूर कर लिया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए पारित किया। कुल सदस्यों में 143 ने उस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि 5 ने इसके खिलाफ मतदान किया। 35 से अधिक सदस्य देश प्रस्ताव से दूर रहे और इसमें भारत भी शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह ताज़ा निंदा प्रस्ताव उस मामले में लाया गया है जिसमें रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने जनमत संग्रह कराने के बाद यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने की घोषणा की थी। सऊदी अरब समेत ओपेक देशों के द्वारा अमेरिका के दबाव को अनदेखा करते हुए तेल उत्पादन में कटौती करने के फैसले को लेकर अमेरिका ने जबरदस्त आलोचना की और सख्त कदम उठाने की बात कही, तो अब सऊदी अरब ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रूस का पक्ष लेने और अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक कदम उठाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप तथ्य पर आधारित नहीं है। जवाब में कहा गया है कि फैसला ओपेक प्लस समूह के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से लिया है। यह फैसला किसी एक देश का नहीं है। ये फैसले आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं ताकि तेल बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे। बयान में कहा गया है कि सऊदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से लगातार हो रही बातचीत में स्पष्ट किया था कि ओपेक प्लस के फैसले को 1 महीना टालने के नकारात्मक आर्थिक परिणाम होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन संकट को लेकर सऊदी अरब की स्थिति को लेकर तथ्यों से छेड़छाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सऊदी अरब की स्थिति नहीं बदलेगी। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना भी शामिल है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल उत्पादन में कटौती करने को लेकर सऊदी अरब को चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने जो रूस के साथ किया है उसके कुछ परिणाम होने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन की टिप्पणी प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को हथियारों की बिक्री सहित सऊदी अरब के साथ सभी सहयोग को तुरंत रोक देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।